Hey guys, welcome back to my channel Q2C Part by SKM Classes. Me Manish Madhav, your physics guru, going to discuss some concepts of physics. So guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है और कभी कभी इसे अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। तो इन सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 से। तो गाइज देखिए, होता क्या है कि whenever a charged particle, moving charged particle enters in a uniform magnetic field making angle other than 0 degree or 180 degree, it experiences force, and the nature of force is centripetal, right? And this is expressed as F vector equals to QV cross B. This is the expression of force. अब इस फोर्स के एक्सप्रेशन को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कब कब कोई पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अगर मैं इसकी लिस्टिंग करूं तो सबसे पहले आता है पार्टिकल का जो चार्ज है उसका नेचर। सपोज करो कि जो पार्टिकल हैज नो चार्ज लाइक Q इक्वल टू 0। तो अगर पार्टिकल के पास कोई चार्ज नहीं है तो आप देखो, अगर आप चार्ज की वैल्यू 0 डालोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड अनचार्ज पार्टिकल के साथ कभी इंटरैक्ट नहीं करता। इसका मतलब कि अगर हम न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए कि एक पार्टिकल के पास चार्ज है, ठीक है, इट हैज नॉन जीरो चार्ज Q नॉट इक्वल टू 0। तो पॉसिबिलिटी है कि अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरैक्ट ना करे। कैसे? अगर चार्ज जो पार्टिकल है उसके पास चार्ज है बट इसकी कोई स्पीड नहीं है, मान लीजिए इसकी v 0 कर दी, जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमने 0 कर दिया, तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा चार्ज रेस्ट चार्ज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर सिंपली प्लेस कर दो तो अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज पे या स्टैटिक चार्ज पे कभी भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर देगा। थर्ड, मान लीजिए कि पार्टिकल हैज सम चार्ज एंड इट हैज गॉट सम स्पीड ऑल्सो, ठीक है। फिर भी पॉसिबिलिटी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स एक्सर्ट ना करे। कैसे? मान लीजिए पार्टिकल हैज सम नॉन जीरो चार्ज, इट हैज गॉट सम स्पीड, नॉन जीरो स्पीड, लेकिन अगर इस चार्ज पार्टिकल को अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B, ठीक है ना। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको मैं इसी डायरेक्शन में थ्रो करूं, इसी डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हो रही हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों वेक्टर, हमारा जो V वेक्टर है एंड B वेक्टर है, उन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो इनके बीच का एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसे देखें कि सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और हमने थ्रो किया चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो दोनों ही केस में जैसे कि हम फोर्स को लिख सकते हैं QV क्रॉस B, Q V का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इनटू n कैप, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू, जैसा कि हमें पता है कि साइन थीटा विल गिव 0 अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री है। तो इस तरह से इन दोनों केसेस में जब वेलोसिटी B के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा या फिर 180 डिग्री एंगल बनाएगा, तो दोनों केसेस में फोर्स ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 केसेस हो गए जब मैग्नेटिक फील्ड डजंट इंटरैक्ट विद एनी पार्टिकल, राइट। फर्स्ट, व्हेन चार्ज इज 0। सेकेंड, इफ देयर इज चार्ज बट नो स्पीड, यानी कि रेस्ट चार्ज, स्टैटिक चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता। तीसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड
के अंदर चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री के एंगल से आप पार्टिकल को मूव कराओगे, तब भी चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात हो गई कि कब कब ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं एक्सर्ट करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए चार्ज पार्टिकल को कैसे मूव कराना होगा मैग्नेटिक फील्ड, या फिर क्या वो एसेंशियल कंडीशन है जिसकी वजह से एक मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखिए बच्चों, यहां पे क्या है कि सबसे जरूरी फैक्टर है जो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहता है या फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए उसके पास वेलोसिटी का एक ऐसा कंपोनेंट होना जरूरी है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर वेलोसिटी वेक्टर या फिर वेलोसिटी वेक्टर का कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा, तो कभी भी ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और हमने एक चार्ज पार्टिकल को यूं थ्रो किया, है ना, इसकी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर खुद ही B से 90 डिग्री एंगल के ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 90 डिग्री। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, है ना, Q V का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, और हमें पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, इनटू एन कैप। तो यहाँ पे जो हमें फोर्स मिलेगा ये मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल को आप ऐसे थ्रो करते हो, ठीक है, तो ये जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जिसको हम लोग V पैरेलल बोलते हैं, और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जिसको V परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे V पैरेलल अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे देखें, इसकी कॉपी कर लें, दो कॉपी कर लें, एक को तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दिया और दूसरे को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड फेंक दिया। और अभी भी हमने देखा है कि अगर चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो इस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स क्या होगा, 0, ठीक है। लेकिन इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है हमारा चार्ज पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्ज पार्टिकल का साइन एंड उसके वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जरूरी है। यानी कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है कि हाउ मच फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको चार्ज, सिंपली चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मतलब चार्ज पार्टिकल मस्ट हैव अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कैसे और किस डायरेक्शन में इनफैक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल, और उसका पाथ वो कैसा पाथ लेगा, कैसा पाथ वो ट्रेस करेगा जब उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा। तो सबसे पहले ऐसे देखते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर मान लीजिए हमारा ये स्पेस है, एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस और ये नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारा, मैंने स्पेस को डिनोट करने के लिए
ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए ओरिजिन से हमने एक पॉजिटिव चार्ज को थ्रो किया है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे मैंने थ्रो किया है, ठीक है। ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग जेड एक्सिस है। ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये डायरेक्ट बी वेक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ। चार्ज का साइन जो पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। सपोज करिए ये बोर्ड हमारा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस बोर्ड को अगर एक्स वाई प्लेन की तरह ट्रीट करें तो मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बोर्ड से बाहर आ रहा है। ये जो मैग्नेटिक, ये जेड एक्सिस है वो इस तरह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, यानी कि कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो इसको प्लेन पे दिखाने के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे डॉट मीन्स समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम दिस प्लेन टूवर्ड्स अस, है ना, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये लाइंस आ रही है। जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो पेन का ये टिप आपको दिखेगा राउंड, मतलब ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने डॉट दिखाना होता है। तो अगर डॉट इक्वली स्पेस्ड है इसका मतलब हमारा फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे इक्वल स्पेसिंग पे दिखाऊं, बट आप इसे एज्यूम कर लेना कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डॉट्स, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है वो मैंने ऐसे दिखा दिया है, ठीक है ना। ये बाहर की तरफ आ रहा है, ओके। अब इसमें चार्ज पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। तो यहाँ पे भी आप एक पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दें, ठीक है ना। ये हो गया वी वेक्टर, मतलब अलोंग ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ओके। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एज सुन एज इट इज थ्रोन अलोंग वाई एक्सिस बीइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो किस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये फोर्स निकालने के लिए बच्चों आप इस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो तरीका होता है, जो जिसमें ये आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं आई टू जे तो पॉजिटिव के, ठीक है ना, जे टू के देन पॉजिटिव आई, है ना। ऐसे आई टू जे मतलब आई क्रॉस जे इज पॉजिटिव के कैप, अगर जे क्रॉस आएंगे तो माइनस के कैप, जे क्रॉस के पॉजिटिव आई और के क्रॉस जे नेगेटिव आई, के क्रॉस आई पॉजिटिव जे और आई क्रॉस के नेगेटिव जे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। अब बच्चों देखिए जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि इस एक्सप्रेशन में वेलोसिटी वेक्टर पहले आता है एंड देन बी आता है। आप इसे बी क्रॉस बी नहीं लिख सकते, आपको हमेशा वी क्रॉस बी ही लिखना होगा। तो सबसे पहले वी आता है। तो देखिए इसमें तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब साइन ऑफ चार्ज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन निकालते समय साइन ऑफ चार्ज कंसिडर करना है, फिर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन लेना है, वेदर इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसका डायरेक्शन आई कैप लेंगे, जे कैप लेंगे फॉर वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलोंग अगर हमें वेलोसिटी दिखाना है तो के कैप लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, साइन ऑफ चार्ज लेना होता है। तो यहाँ पे हमारा साइन ऑफ चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव लिख लिया। उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर की बारी आती है, तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, जे कैप, तो मैं इसे यहाँ पे जे कैप लिखता हूँ। फिर फिर बारी आती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है,
along z एक्सिस है, पॉजिटिव z एक्सिस, इसका मतलब k कैप, तो यहाँ पे k कैप हो गया। तो इस मोमेंट पे जब मैंने इसको y एक्सिस का लॉन्ग थ्रो किया है, उस मोमेंट पे फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा वो निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो चार्ज का साइन लिया, वेलोसिटी का डायरेक्शन लिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिया। अब J क्रॉस K है, तो यहाँ से मैं J क्रॉस K की तरफ जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आता है प्लस I, तो पॉजिटिव इंटू आई कैप, दैट इज आई कैप। तो फाइनली हमें फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है। तो यहाँ पे ये क्लियर कट बता रहा है कि जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, तो ये फोर्स वेक्टर आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हमेशा ट्रू है क्योंकि ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही बता रहा है कि एफ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी एज वेल एज बी, और यू कैन से फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी वेक्टर। तो इसलिए देखिए ये हमारा v है y में और मैग्नेटिक फील्ड है z एक्सिस में, तो हमारा जो ये प्लेन होगा वो क्या होगा yz प्लेन। तो yz प्लेन में v और b है, तो उसका परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो x एक्सिस होगा। तो इसलिए हमारा जो फोर्स आ रहा है वो अलोंग x एक्सिस आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स कि वो जो रोटेशन हो रहा है, अगर हम v क्रॉस b तो राइट हैंड से देखें तो v टू b, ये हमारा b का डायरेक्शन है, तो हम लोग v से b की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे अपने फिंगर्स को, तो थंब का डायरेक्शन विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ये है। बच्चों जैसे ही आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाए तो इनिशियली आप क्या कर सकते हो कि फोर्स के डायरेक्शन और वेलोसिटी के डायरेक्शन की हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो कि पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा होने वाला है। देखिए जैसे कि हमें पता है कि जो फोर्स का नेचर है वो सेंट्रीपिटल इन नेचर है, तो ऑब्वियसली पार्टिकल को एक कर्व, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। बट डिपेंड करता है कि मतलब ये किस बात पे डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा पार्टिकल या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो उसको समझने के लिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो फोर्स होता है फोर्स वेक्टर, इट ऑलवेज एक्ट एज नॉर्मल, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल ऑलवेज अलोंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो पाथ है, सर्कुलर पाथ है, उसके सेंटर की तरफ होगा। तो इसका मतलब कोई भी लाइन जो सर्कल में, अगर आप सर्कल के ऊपर कोई भी ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर की तरफ जा रहा है, उसे नॉर्मल कहते हैं। तो फोर्स वेक्टर जो होगा वो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, और जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर विल बिहेव लाइक टेंजेंट। तो ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर कहीं ना कहीं कहाँ पे लाई करेगा, नॉर्मल के ऊपर। तो मान लेता हूँ ये सेंटर है और ये यहाँ से सर्कल स्टार्ट होगा और ये उसका सेंटर होगा, और सपोज करो यहाँ तक उसका क्या है, डायमीटर है, ये डायमीटर है। ठीक है, तो अब इसका अगर हमें पाथ ट्रेस करना है तो हमें क्या करना है, चार्ज पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी तरफ जाते हुए और इसको सेंटर एज्यूम करते हुए सर्कल ड्रॉ करना है। मतलब इसका मूवमेंट ऐसे रखें और ये सेंटर है, तो यूं ऐसे आपको सर्कल बनाना पड़ेगा ऐसे, ताकि ये सेंटर रहे इस पूरे पाथ का। तो इसका पाथ कैसे होगा बच्चों, ये तो मतलब इनिशियली ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा तो इसका पाथ यूं हो जाएगा, ये सीधा ना जाकर ये इस सर्कुलर पाथ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और यूं ठीक है, इस तरह से ये अपना पाथ ट्रेस करेगा। तो इस तरह से जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ लेगा, और ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा इस सर्कुलर पाथ पे। ठीक है,
अब इसी सिचुएशन को अगर मैं इसमें दिखाऊं तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये इस तरफ इस पे फोर्स लगेगा तो इनिशियली ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा और इसकी वजह से इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये इसका डायमीटर होगा, ये इसका सेंटर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पाथ ऑफ द पार्टिकल डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो आइए अब कुछ अलग सिचुएशन लेते हैं। जैसे अभी मैंने वेलोसिटी को ऊपर लिया था, अब इसको नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर देखते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये है हमारा न्यू सिचुएशन जिसके अंदर वेलोसिटी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब आप ट्राई करो फोर्स का डायरेक्शन निकालने का। तो चार्ज का साइन, चलिए चार्ज का साइन भी चेंज कर लेते हैं, ये नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, साइन ऑफ द चार्ज। तो साइन ऑफ द चार्ज नेगेटिव हो गया। दूसरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन माइनस जे कैप है। एंड देन क्रॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के कैप है, तो के कैप हो गया। तो माइनस माइनस प्लस दैट इज जे कैप, माइनस माइनस, तो माइनस चार्ज का और माइनस जे कैप का, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। देन जे क्रॉस के, एंड जे क्रॉस के पता है आई होता है, तो अगेन क्या हो गया, आई कैप। तो हमने किया क्या, इसमें दो चेंजेस कर दिए, तो इसलिए नो चेंज कहता है ना, इवन नंबर ऑफ चेंजेस करने से कोई इम्पैक्ट नहीं आता, मतलब वो पहले जैसा ही रह जाता है। तो हमने चार्ज का साइन भी चेंज कर दिया, अपोजिट कर दिया, और वेलोसिटी वेक्टर भी अपोजिट कर दिया, तो इसलिए हमारा फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन आई कैप ही आएगा, तो अगेन ये आई कैप आया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फोर्स वेक्टर है वो नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा, ये टेंजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो इस बार क्या होगा कि इसको सेंटर एज्यूम करते हुए हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इनिशियली इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नीचे की तरफ और ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो इसका जो इस बार मूवमेंट होगा वो इस तरह से होगा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो मतलब क्लॉकवाइज होगा मूवमेंट चार्ज पार्टिकल का या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हम फोर्स के डायरेक्शन से, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ फोर्स से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह इसमें भी मैं चेंज कर देता हूँ। अगर हमने चार्ज का साइन नेगेटिव लिया और इसको इधर थ्रो किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा जो फोर्स वेक्टर आ रहा है वही सेम आ रहा है, बट जो रोटेशन का सेंस है वो चेंज हो गया, है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे मूव करता हुआ आएगा और यूं इस तरह का पाथ फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक और न्यू सिचुएशन लेते हैं, न्यू केस लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें उसका पाथ कैसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा न्यू सिचुएशन है जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। अगर मैं इस एक्स वाई प्लेन को ऐसे इस स्क्वायर से दिखाऊं और तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखाना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर प्लेन के अंदर जा रहा हो, मतलब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्रॉस यूज़ करते हैं। तो क्रॉस इज यूज्ड टू शो कि समथिंग इज गोइंग इनटू द प्लेन। तो जैसे कि मान लीजिए मार्कर, पहले मैंने दिखाया था कि आपको ये डॉट दिखेगा जब ये आपकी तरफ आएगा, लेकिन जब ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो इसका आपको बैक नजर आएगा और यहाँ पे क्रॉस दिखेगा। जैसे ट्रेन के अंदर क्या होता है, जो लास्ट बॉगी होता है, जब ट्रेन आपसे दूर जा रही होती है तो उसके पीछे क्रॉस लगा होता है। इसका मतलब अगर आप ट्रेन का क्रॉस देख पा रहे हो तो इसका मतलब वो आपसे दूर जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्या दिखाते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं और हमें ऐसे, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी वेक्टर की वजह से अब चलिए फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। तो इनिशियल जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, चार्ज का डायरेक्शन लेंगे, सॉरी चार्ज का साइन लेंगे पहले, तो पॉजिटिव
साइन है, और वेलोसिटी आता है उसके बाद, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन है आई कैप, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आता है वो है यहाँ पे माइनस के कैप। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आ जाएगा, फिर आई क्रॉस के रह जाता है, आई क्रॉस के, आई टू के क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज के केस के लिए नेगेटिव जे, तो यहाँ पे माइनस पहले से है और ये माइनस जे कैप आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस जे कैप, यानी कि जो इनिशियली जो इस पर डिफ्लेक्शन होगा, जो इस पर फोर्स लगेगा वो अलोंग जे, यानी कि इस पर फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा फोर्स वेक्टर होगा। ठीक है, तो अगेन वही सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा, जो हमारा सर्कुलर पाथ लेगा पार्टिकल, उसका सेंटर वाई एक्सिस पे होगा इस पर ही। ठीक है ना, तो मान लीजिए इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ, ये इसको सेंटर ले लेता हूँ, तो हमारा चार्ज पार्टिकल ये सेंटर है और यहाँ तक डायमीटर हो गया, तो हमारा चार्ज पार्टिकल यूं रोटेट करता हुआ आएगा। ठीक है, इससे जेड एक्सिस, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, इसको मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल यूं जाएगा, कर्व लेगा और यहाँ से वापस अपने टेंजेंट की तरफ ऐसे, ये होगा पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर मैं इसको इसमें दिखाऊं, तो अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो वो इस पर फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, और पार्टिकल यूं रोटेट करेगा। ठीक है ना, तो फोर्स का मतलब फोर्स के डायरेक्शन से हम लोग फिर से क्या कर पा रहे हैं, जो रोटेशन है चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ठीक है बच्चों, अभी तो हमने देख लिया कि फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं, और हमें ये भी समझ आ गया कि चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से वो सर्कुलर पाथ लेता है। अब ये अगर सर्कुलर पाथ लेता है तो इसका रेडियस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना, इसका एक सर्कल पूरा करने में ये कितना टाइम लेता है, दैट इज टाइम पीरियड, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो गाइज चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो देखो बच्चों, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि हमें पता है कि जो फोर्स है, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल इन नेचर है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को mv² मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कहते हैं ना की आइडिया होगा जब हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, जो चार्ज पार्टिकल पे लगता है, वो उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, v परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है ना, इनटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो q v परपेंडिकुलर इनटू v, ये हमारा हो गया फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होता है, इसलिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इट कैन बी इक्वेटेड क्योंकि यही वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, इसलिए मैं इसे इक्वेट करूंगा mv परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब एक v परपेंडिकुलर गया, और इस तरह से मैं चार्ज के मैग्नीट्यूड को ये दिखा रहा हूँ, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो गया, ये आ गया हमारा mv परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। सो r इज mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय qb। तो बच्चों ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ का रेडियस किस बात पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो यहाँ से बहुत क्लियर है कि अगर मैं देखूँ कि अगर मैं ग्राफ से समझने की कोशिश करूँ कि कौन सा फैक्टर रेडियस को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले काम करते हैं रेडियस वर्सेस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। तो आर बाकी चीज़ें जैसे मास है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कांस्टेंट ले लेते हैं। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, ये, ठीक है ना, आर वर्सेस वी का ग्राफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि रेडियस इसके मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, और बाकी चीज़ें हम कांस्टेंट लेते हैं, तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होगा। तो इसका मतलब आर और बी का ग्राफ इस तरह से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स भी, सेंटीपिटल फोर्स होगा वो ज़्यादा लगेगा, और इसकी वजह से वो रोटेशन क्या होगा, वो कम पाथ कवर करके वो पूरा सर्कल ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस स्मॉल रहेगा जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। ओके, इस तरह से इसमें एक चीज़ और समझ आ रहा है हमें कि जो ये पार्ट है एम वी टी को हम लोग क्या समझ सकते हैं, वी टी मतलब, सॉरी यहाँ पे उल्टा टी है, मतलब एम वी परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, एम वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो पार्टिकल के मोमेंटम पे भी हमारा रेडियस डिपेंड कर रहा है, वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर आर वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ देखें तो इस तरह का होगा, ठीक है। एंड इसमें इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्यू का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मास इनटू बी। इसको बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक चार्ज, दैट इज चार्ज अपॉन मास, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस स्पेसिफिक चार्ज के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आर वर्सेस स्पेसिफिक चार्ज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह का ग्राफ होगा, राइट। तो बच्चों ये हमने क्या किया, इस तरह से रेडियस ऑफ द पाथ कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। और ये फैक्टर्स भी हमने देख लिया। इसमें एक फैक्टर और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम को आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेडियस इक्वल टू मोमेंटम कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया हमारा मोमेंटम, और डिवाइडेड बाय क्यू बी, क्यू का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ द पाथ निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो गाइज नाउ लेट्स कैलकुलेट टाइम पीरियड, कि ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब ये सर्कुलर पाथ लेता है तो एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगाता है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो चार्ज पार्टिकल है इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो भी आपने एक बार इसको स्पीड दे दी वो उतनी ही रहेगी। इसका एक बहुत सिंपल रीज़न है कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो लगा रहा है, बट फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल रहेगा। तो आपको पता है कि जब फोर्स वेलोसिटी के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो पावर जीरो होगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि पावर होता है एफ डॉट वी, और एफ डॉट वी को हम लोग लिख सकते हैं एफ का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। और इस केस में जैसे मान लीजिए अभी चार्ज पार्टिकल यहाँ तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, अगर वो चार्ज पार्टिकल यहाँ आता है जब, तो उसका फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा। यानी कि किसी भी मोमेंट पे फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो
पावर हमेशा क्या होगा, 0। पावर मीन्स वर्क डन बाई हेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल इज 0 एवरी सेकेंड। तो जब एवरी सेकेंड इसने कोई काम किया ही नहीं तो चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क डन होगा नहीं, और जब उस पर वर्क डन नहीं होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब यहाँ जो नेचर ऑफ मोशन है इस पाथ का, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो v है, जिसको हम लोग, जिसके मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो यहाँ पे टेंजेंशियली रहेगा हमेशा पाथ के इस पे, मतलब टेंजेंशियली इसका डायरेक्शन दिखाना है तो इसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी डायरेक्शन में होगा। यही हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या होगी, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। अब क्या होगा कि अगर हम लोग टाइम निकालना चाहें कि एक सर्कल में कितना टाइम लगेगा, तो सिंपली ये इसका डिस्टेंस होगा, है ना, डिस्टेंस को इसके स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम टेकन, टाइम पीरियड को टी से डिनोट कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा, इस पार्टिकल ने यहाँ से शुरू किया और वापस यहीं आया है, ठीक है ना, 1 गो में। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो 2 पाई आर, इसका पैरामीटर 2 पाई आर डिवाइड बाय स्पीड क्या है, v परपेंडिकुलर। अब अभी हमने एक्सप्रेशन देखा था रेडियस का, जो हमने कैलकुलेट करा था, वो क्या था, रेडियस इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इस रेडियस की वैल्यू इसमें रख दूं तो 2 पाई एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी डिवाइड बाई वी परपेंडिकुलर, ये वी परपेंडिकुलर यहाँ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि v परपेंडिकुलर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा टाइम पीरियड 2 पाई टाइम्स m अपॉन क्यू बी। तो पार्टिकल विल टेक दिस मच ऑफ टाइम टू कंप्लीट 1 सर्कल, एक सर्कल पूरा करने में ये टाइम लगाएगा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों यहाँ पे कि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को v स्पीड से फेंकूं, चाहे v/2 स्पीड से फेंकूं या फिर 2v से फेंकूं, क्या होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा, साइज ऑफ द सर्कल चेंज होगा, रेडियस विल चेंज, बट उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन बता रहा है कि भाई टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इनमें से कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप उसकी स्पीड बदल रहे हैं, तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट स्पीड बदलने से रेडियस पे चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो टाइम एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप कम स्पीड से फेंकोगे तो क्या होगा, स्पीड कम होगा, रेडियस कम होगा, यानी कि उसको थोड़े पाथ कवर करने होंगे, तो इसलिए उसका क्या होगा कि डिस्टेंस अपॉन एडजस्ट हो गया, डिस्टेंस भी छोटा हो गया, स्पीड भी छोटा हो गया, तो उसका रेशियो सेम रहेगा। अगर मैं स्पीड ज़्यादा दूंगा तो रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो उसका पाथ लेंथ ज़्यादा होगा, और पाथ लेंथ ज़्यादा डिवाइड बाय स्पीड भी ज़्यादा, तो अल्टीमेटली फिर से रेशियो वही रह जाते हैं। तो इसलिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन चार्ज पार्टिकल्स की, कि जब मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे बच्चों 2 पाई का क्या सिग्निफिकेंस है, 2 पाई का सिग्निफिकेंस है टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट अ सर्कल, क्योंकि एक सर्कल के सेंटर पे ये एंगल बन रहा होता है 2 पाई,
तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अगर किसी ने पूछा कि भाई हाफ ऑफ द सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो हाफ द सर्कल के सेंटर पे क्या एंगल होगा, पाई, तो पाई लगाएंगे। अगर 1/4 ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे एंगल की जगह क्या लिख देंगे, पाई/2। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों, टाइम पीरियड, कि एक चार्ज पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल करने में कितना टाइम लेता है। अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, है ना, जिसका जो टाइम पीरियड होगा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/2π m डिवाइड बाई q इंटू p। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। ये बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है बच्चों चार्ज पार्टिकल के साथ, कि ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेट करने की, मतलब रोटेट करने की, वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होती है, ठीक है। सो गाइज, अब हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटरफेस के थ्रू एंटर करेगा तो वो किस तरह का पाथ ट्रेस करेगा, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, ये हमने एक वर्टिकली मतलब ऊपर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाए हैं, ठीक है। और ये एक रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर हम इसको इस तरफ से देखें, साइड व्यू देखें, तो ये हमारा प्लेन ए बी एफ ई, ये जो हमारा प्लेन है, ये बोलेंगे कि ये बाउंड्री प्लेन है, इंटरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन मैग्नेटिक फील्ड जोन के बीच का एक प्लेन है, जो मैग्नेटिक फील्ड और नॉन मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं इंटरफेस, या हम कहते हैं बाउंड्री प्लेन, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक, ये अगर ये बाउंड्री है बच्चों, तो जो नेक्स्ट वो है जो इसी के अपोजिट साइड अगर हम जाएं और अगर हम दूसरी बाउंड्री देखें, तो दो बाउंड्री के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्थ बोलेंगे, ठीक है। और जो इसकी एलोंगेशन होगी, जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट टू राइट जो इसका एक्सटेंशन होगी, है ना, उसको बोलेंगे विड्थ, ठीक है। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी का टॉप व्यू यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर एक कैमरा ऊपर लगाएं तो ये कैमरा कैसे देख पाएगा, इन मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखेगा, तो डॉट्स दिखेंगे उसको। और ये पॉइंट ए यहाँ पे है, ये पॉइंट डी यहाँ पे है, ये पॉइंट ई इस ए के नीचे है। अगर आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से व्यू करोगे, तो क्या होगा, अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ई पॉइंट दिखेगा नहीं, इससे क्या होगा, ए उसे क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो एक्चुअली ई पॉइंट ए के नीचे है, ठीक है। ये बी है और बी के नीचे हमारा एफ पॉइंट होगा। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, बाउंड्री है ना, इंटरफेस बाउंड्री। अब हमें ये देखना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस इंटरफेस के थ्रू इसमें एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, क्या वो कंप्लीट सर्कल पूरा कर पाएगा, या पूरा सर्कल वो कवर कर पाएगा, या कुछ उसका पार्ट ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। तो ये देखते हैं। देखिए, सपोज करो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को यूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो कर दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये हमारा बाउंड्री है, तो यहाँ पे दो एंगल हम लोग देख सकते हैं, एक ये बन रहा है और एक एंगल बन रहा है ये, ठीक है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिए कि यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। इसमें से एक एंगल बच्चों मतलब दोनों एंगल अभी हमारा क्या है, पोटेंशियल बाउंड्री एंगल। एक बाउंड्री एंगल होता है कि बाउंड्री प्लेन के साथ जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या एंगल बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री एंगल। तो यहाँ पे बाउंड्री एंगल के लिए दोनों अभी एलिजिबल लग रहे हैं, ठीक है ना। अभी ऐसे ध्यान रखते हैं कि ये दोनों पोटेंशियल, दोनों में से कोई भी, इसको नेम कर देता हूँ 1 और 2। और अभी ये मान के चलते हैं कि दोनों ही बाउंड्री एंगल हो सकते हैं, इनमें से कोई भी एक बाउंड्री एंगल हो सकता है। ये देखने के लिए कि इन दोनों पोटेंशियल एंगल में कौन सा बाउंड्री एंगल होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि चार्ज पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट होने वाला है, इस तरफ या इस तरफ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे
कि हम लोग ये एक्सिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारा z एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, और ये हमारा XY प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन है। जो बोर्ड जिस प्लेन में है, जिस पे मैं लिख रहा हूँ, वो XY प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है इसी प्लेन में आ रहा है, बोर्ड के प्लेन में। तो हमारा ये ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस प्लेन में है, ठीक है ना, ये XY प्लेन में है, ठीक है, इस प्लेन में है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो बच्चों डिफ्लेक्शन डिसाइड करने के लिए, यानी फोर्स का डायरेक्शन देखना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, और ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोग फोर्स जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, V क्रॉस B। तो V को उठाकर B की तरफ हमें क्या करना है, रोटेट कराना है। तो हमारा जो वेक्टर होगा, अगर हम राइट हैंड से देखें तो V क्रॉस B, तो ऐसे आएगा। तो थंब हमारा क्या होगा, इस तरफ पॉइंट करेगा, है ना, यूं, और ऐसे रोटेट करेंगे तो थंब हमारा इस तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो करेंगे तो इस पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, ये डायरेक्शन हो फोर्स होगा। तो कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट पाथ में जा रहा है और अगर उससे कोई अचानक से इस तरफ फोर्स होगा तो वो क्या करेगा, ऐसे कर्व लेगा, ठीक है, यूं कर्व लेगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ से स्ट्रेट पाथ पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आया स्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। फिर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते ही इस पे फोर्स एग्जर्ट होने लग गया और इसे ये सर्कुलर पाथ में मूव करने लग गया, लेकिन ये सर्कुलर पाथ बिना कंप्लीट किए बाहर आ गया, ठीक है। तो ये बिना सर्कुलर पाथ कंप्लीट किए बाहर कैसे आ गया, और ये कितना पोर्शन ऑफ सर्कल इसके अंदर है, हमें ये सब कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ये देखना था कि कौन सा एंगल है ना, ये तो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन, और आपको पता है ना फोर्स क्या है, नॉर्मल है। किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल लाइन है, यानी कि सेंटर ऑफ द पाथ, अगर ये पूरा सर्कल ड्रॉ कर दें हम तो इसका जो सेंटर होगा इसी लाइन पे मतलब लाई करेगा। और वेलोसिटी वेक्टर जो होता है, अगर इसको एक्सटेंड कर दें तो ये टेंजेंट की तरह बिहेव करता है ना। ये हमने पहले भी देख रखा है कि किसको हम लोग टेंजेंट लेते हैं और किसको नॉर्मल लेते हैं। तो गाइज ये तो हो गया कि हमने डिफ्लेक्शन देख लिया कि किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा और किस तरह का क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज पाथ ये लेगा। अब हमारा ये था कि भाई ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि भाई डिफ्लेक्शन ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि इसमें से बाउंड्री एंगल कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड। तो देखो बच्चों, फर्स्ट एंगल के अपोजिट ये एंगल है। अगर ये टेंजेंट आप देख रहे हो, ये टेंजेंट है ना, तो ये जो एंगल है ये 1 के बिल्कुल अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जो पाथ है, जो आर्क है, वो हमेशा बाउंड्री एंगल को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे जब ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ये एंगल एक तरह से क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है 1 के अपोजिट, ठीक है। इसका मतलब 1 क्या है, हमारा बाउंड्री एंगल है। तो इसे हम लोग थीटा बी से डिनोट करेंगे, बाउंड्री एंगल, ठीक है, ये हमारा बाउंड्री एंगल है। तो अब हम ये प्रूव करेंगे बच्चों कि अगर बाउंड्री एंगल हमें पता है कि किस बाउंड्री एंगल से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि साइज ऑफ जो पाथ होगा, जो सर्कल होगा, वो उसका साइज क्या होगा, मतलब जो कितने डिग्री एंगल फॉर्म करेगा आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए ये तो टेंजेंट हो गया हमारा, ये भी क्या हो गया, जो फाइनली वेलोसिटी बाहर जो इमर्ज आउट होगा, है ना, तो वो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और ये सर्कल के लिए
जो सर्कुलर पाथ है अब तक का, उसके लिए किसका काम करेगा बच्चों? टेंजेंट का। ठीक है, तो मैं ये दोनों टेंजेंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट करा देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा फोर्स वेक्टर जो है नॉर्मल है। ठीक है, तो इसे 90 डिग्री पे होना होगा। तो ये देखिए सेकंड, अब बाउंड्री एंगल रहा नहीं तो आप इससे हटा सकते हो, है ना। तो ये बाउंड्री एंगल है। अब ये 90 डिग्री एंगल नॉर्मल का बना दिया हमने। एक नॉर्मल और ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो टेंजेंट है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। और हमें पता है कि नॉर्मल, दो नॉर्मल्स हमेशा सर्कल के सेंटर पे मीट करते हैं। तो हमने सर्कल के सेंटर पे इन्हें मीट करा दिया, जैसे O पॉइंट बता दिया। अब अगर मैं यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हम लोग, ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्क साइज, मतलब ये जो हमारा आर्क है ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये आर्क, वो हमें पता लग जाएगा। तो अभी हमारा टारगेट है ये एंगल कैलकुलेट करने का, है ना, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। तो बच्चों एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ये तो हमारा हो गया थीटा बी, ये 90। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है? 180। तो थीटा बी ऑलरेडी हो गया, ये 90 भी हो गया। तो अब कितना रहता है हमारे पास? ये आ जाएगा एंगल हमारा 90 माइनस थीटा बी। ठीक है, ओके। तो ये हमारा एंगल हो गया 90 माइनस थीटा बी, और ये है 90 डिग्री। इस छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए तो ये 90 माइनस थीटा बी, ये 90, तो ये क्या होगा? थीटा बी। तो हाफ ऑफ द एंगल तो हमें मिल गया थीटा बी। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकल डायग्राम है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? ट्वाइस ऑफ द बाउंड्री एंगल। तो इस एंगल को अगर हम लोग डेल्टा फाई से डिनोट करें और इसे बाउंड्री एंगल बोले, बाउंड्री एंगल इज फाई, तो ये ट्वाइस ऑफ थीटा, सॉरी ये बाउंड्री एंगल नहीं, ये एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, इसको फाई से डिनोट कर रहा हूँ। तो फाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बाउंड्री एंगल। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हमें ये देखना है कि बाउंड्री एंगल हो गया। अब किस एंगल से ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर सेम जोन में आ रहा है। जैसे ये जोन ए है, ये जोन बी है, तो ये चार्ज पार्टिकल वापस उसी जोन में वापस आएगा जिस जोन से आया था। तो इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो इसे चलिए इसे रिलेट कर लेते। तो ये हमारा इनिशियल लाइन ऑफ मोशन था, है ना, ये इनिशियल लाइन था, और ये फाइनली इस पाथ के अलॉन्ग फाइनली डेविएट हुआ है। तो ये हमारा एंगल जो होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन हमारा ये हो गया। तो ये बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। दिस एंगल इज एक्चुअली, देखिए दो तरह से आप इसे कर सकते हो। जैसे ये हमारा ये एंगल थीटा बाउंड्री है, मतलब ये थीटा बी यानी बाउंड्री एंगल वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो थीटा बी ये 90 डिग्री, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा बाउंड्री एंगल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखते हैं, ये हमारा 90 माइनस थीटा बाउंड्री एंगल होगा, तो ये थीटा बाउंड्री एंगल होगा, है ना, थीटा बी बाउंड्री एंगल, और ये हमारा 90 माइनस थीटा बाउंड्री होगा। तो ये पूरा का पूरा सप्लीमेंट्री एंगल है। तो 90 माइनस थीटा बी, 90 माइनस थीटा बी, दैट इज 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा बी प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री 180 डिग्री, तो थीटा जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन ट्वाइस ऑफ बाउंड्री एंगल है। इसका मतलब डेविएशन एंगल और जो एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर सेम होता है।
तो हमारा डेविएशन एंगल भी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ थीटा बाउंड्री। तो हमने डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये कितना परसेंट, अगर मैं ये देखूं कि कितना परसेंट ये सर्कल का, अगर ये आप पूरा सर्कल बनाओ, अगर आप इसे पूरा सर्कल कंप्लीट कर दो, ठीक है, तो उसका कितना परसेंट पार्ट ये एक्चुअली फॉर्म हो पाया है आँख के फॉर्म में, ठीक है, ये देखना है। तो इसके लिए क्या करें, सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगा दो। जैसे हमें पता है कि फॉर 2 पाई एंगल सर्कल 100%, वन टाइम सर्कल, ठीक है, तो अगर 1 रेडियन एंगल होगा तो क्या होगा, 1/2 पाई टाइम्स अ सर्कल। अगर मेरे पास 5 रेडियन एंगल है तो क्या होगा, 5 डिवाइड बाई 2 पाई टाइम्स सर्कल, है ना। तो आपको ट्वाइस ऑफ द बाउंड्री एंगल यहाँ लिखना है ना, एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर, दैट इज ट्वाइस ऑफ बाउंड्री एंगल डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ पाई टाइम्स 1 सर्कल, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ सर्कल या फ्रैक्शन सर्कल कह सकते हैं, फ्रैक्शन सर्कल, हमें पता लग जाएगा कि कितना परसेंट इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कल का हिस्सा आ रहा है, ठीक है। अगर ये लेस देन 50% आए, लेस देन हाफ आए फ्रैक्शन, तो इसका मतलब है कि सेंटर इस तरफ है, ठीक है। अगर लेस देन 50% आता है, दैट इज फ्रैक्शन के टर्म में बोले तो अगर लेस देन 0.5 आता है तो इसका मतलब है कि सेंटर किस तरफ है, इस बाउंड्री के बाहर नॉन मैग्नेटिक फील्ड जोन में है। अगर 50% आता है, दैट इज फ्रैक्शन के टर्म में 0.5 आता है, तो सेंटर इस बाउंड्री पे होगा। अगर मोर देन 0.5 आता है, जैसे 0.6, 0.7, 0.8, तो इसका मतलब है कि सेंटर इनसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा और ये सर्कल हाफ से ज़्यादा अंदर होगा। तो सिंपली फ्रैक्शन से हमें आइडिया हो जाएगा कि लेस देन सेमी सर्कल या मोर देन सेमी सर्कल कितना बनना है, वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अभी कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे तो हमें और क्लियर होगा। तो दिस इज द वे हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के पार्ट डिसाइड करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्म होगा। अब इसमें एक सवाल ये है कि अगर मैं इसे ये कैलकुलेट करूं इसके अंदर कि कितना टाइम लगाएगा सर्कल जो चार्ज पार्टिकल है इस जोन में आकर कितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा और वो उसके बाद बाहर आएगा। अगर मैं एंट्री पॉइंट पे टाइम को 0 सेट कर दूं, ठीक है, एंट्री पॉइंट पे टाइम को, ये पार्ट तो हो गया बच्चों, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट पे अगर टाइम को 0 सेट कर दें और यहाँ पे t लिख दें, है ना, तो ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो सीधी सी बात है बच्चों कि अगर 1 कंप्लीट सर्कल के लिए, ठीक है ना, यानी कि 1 कंप्लीट सर्कल मतलब 2 पाई रेडियन के लिए टाइम पीरियड लगता है। तो 1 रेडियन के लिए क्या होगा, t/2 पाई। तो अगेन ये आर्क जो है क्या एंगल बना रहा है, ट्वाइस ऑफ थीटा बी। तो कितना टाइम लगेगा इसे, मतलब कितने टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, 2 थीटा बी डिवाइड बाई 2p इंटू टी, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइम फॉर विच चार्ज विल रिमेन इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो टाइम स्पेंट कह सकते हैं इसे, है ना, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी ट्वाइस ऑफ थीटा बाउंड्री डिवाइड बाई 2 पाई इंटू टी। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि जो बाउंड्री एंगल लेंगे, या तो बाउंड्री एंगल रेडियन में लो या फिर 2 पाई को 360 लिख लो, तो ये अच्छा रहेगा। अगर आप थीटा बी को डिग्री में लेते हो तो नीचे 360 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा एंड टाइम पीरियड, ये हो जाएगा टाइम स्पेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक
हमने पता कर लिया कि कितने देर तक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें कुछ और भी चीज़ें देखी जा सकती हैं, जैसे कि ये कितने डेप्थ तक जाएगा, जो चार्ज पार्टिकल है ये बाउंड्री से कितनी दूर मैक्सिमम जा सकता है, दैट इज़ ये वाला डिस्टेंस हम ये भी निकाल सकते हैं, डेप्थ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमेशा बाउंड्री एंगल से या बाउंड्री प्लेन से हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा डायग्राम को यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ। ओके, देखिए आपको पता है कि ये हमारा क्या है, ये सेंटर है और ये आँख है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा आर। ठीक है, तो ये हमारा, अगर मैं इस पे फोकस करूँ इस वाले ट्रायंगल में, तो ये हमारा क्या होगा, अगर थीटा बी को एंगल कंसिडर करता हूँ तो ये मेरा बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, अगर ये O है इसे O डैश बुला लेता हूँ, ठीक है ना, और इसे P बुला लेता हूँ। ठीक है, तो अगर हमें निकालना क्या, हमें O डैश P निकालना है, डेप्थ निकालना है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे देख सकते हो कि O पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक तो रेडियस है, ठीक है ना, हमें निकालना है O डैश P, और हमें पता है कि O P हमारा रेडियस है, उसमें अगर मैं O माइनस O डैश कर देता हूँ तो हमारा डेप्थ निकल आता है, O डैश P निकल आता है। तो OP क्या होगा, रेडियस, और O डैश क्या होगा बच्चों, R cos थीटा, O डैश है ना, O डैश अगर मैं R का एक कंपोनेंट ले लूँ है ना, तो R cos थीटा B, तो इसे मैं लिख सकता हूँ R cos थीटा B। ठीक है, तो R अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा B, ये हमारा हो जाएगा डेप्थ, है ना, इसको D से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेप्थ निकल आया। ठीक है, तो देखिए डेप्थ की रेंजिंग क्या होगी, ये 0 से लेकर कितना हो सकता है, 0 से लेकर 2R तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, जब ये मिनिमम वैल्यू देगा दैट इज -1, तो माइनस एंड -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, एंड ये +1 +2, एक 2 हो गया, 2 इंटू आर, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो एक डायमीटर से ज़्यादा डेप्थ तो जरूरत ही नहीं है सर्कल पूरा करने के लिए। अगर मैं यहाँ से पूरा सर्कल करूँगा ऐसे, तो मुझे मैक्सिमम विड्थ कितनी चाहिए, 2R चाहिए। ठीक है, और अगर मैं ऐसे सीधा किसी चार्ज पार्टिकल को यूं फेंक दूं, या यहाँ से जैसे थीटा बाउंड्री एंगल 0 कर दो और आपने इसको ऐसे फेंक दिया, तो ये क्या होगा, सीधा निकल आएगा, कर्व ही नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो अंदर जा ही नहीं पाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उस केस में थीटा बी जब 0 होगा तो कॉस थीटा 0 1 होगा, और 1 माइनस 1 0, तो आर इंटू 0 0, यानी कि जो डेप्थ होगा उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब वो अंदर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे डेप्थ की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि डेप्थ क्या होगी। दूसरा है कि विड्थ, कितनी विड्थ चाहिए, मतलब अगर मैं जिस पॉइंट से थ्रो करता हूँ तो उसके कितने दूर जाके वो पार्टिकल बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा विड्थ होगा। तो ये बहुत आसान है विड्थ कैलकुलेट करना। जैसे देखिए ये रेडियस है, ये एंगल है, तो ये सामने का साइड क्या हो जाएगा, ये साइड हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो एक ये परपेंडिकुलर, दूसरे ट्रायंगल के साथ ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 2 टाइम्स ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे, तो ये हमारा O है, ये O डैश है। ठीक है, O है और ये O डैश है, तो ये पॉइंट E ले लेता हूँ एंट्री पॉइंट, या कुछ और ले लेता हूँ स्मॉल a। ठीक है, ये, तो ये हमारा थीटा b है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये r है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा साइड, a o डैश विल बी r साइन ऑफ थीटा b,
है ना। इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है साइन थीटा में आता है, और जो बेस वाला होता है कॉस थीटा मल्टीप्लाई करके आ जाता है। तो ए ओ डैश की वैल्यू होगी आर साइन थीटा बी, इसका मतलब ये निकला है, और सेम एग्जैक्टली यही वैल्यू यहाँ पे है। तो हम इसे क्या कर देंगे, डेप्थ विड्थ के लिए, विड्थ रिक्वायर्ड के लिए कर देंगे ट्वाइस ऑफ आर साइन थीटा बी। ठीक है, ये हमारा विड्थ आ जाएगा। तो हमने विड्थ भी निकाल लिया, एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लिया, डेप्थ निकाल लिया, बाउंड्री एंगल, एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर निकाल लिया, है ना, टाइम स्पेंड निकाल लिया। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक थे जो हमें देखने थे जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है और सर्कुलर पाथ ट्रेस करने की कोशिश करता है, और कई बार ये पूरा कर पाता है और कई बार ये पूरा नहीं कर पाता है। इट डिपेंड्स ऑन बाउंड्री एंगल। तो बाउंड्री एंगल के बेसिस पे हम ये देखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल के जो परसेंटेज पार्ट ऑफ सर्कल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना आ रहा है नहीं आ रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए ये हमारा बाउंड्री एंगल है और पूरे में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस के फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा जोन है मैग्नेटिक फील्ड जोन, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड गोइंग इनटू द प्लेन है। ठीक है, क्रॉस फील्ड है। तो इस बाउंड्री के साथ अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल ऐसे थ्रो करूं 90 डिग्री पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही पार्ट, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो इसमें से कोई भी बाउंड्री एंगल हो सकता है। फिर भी लेकिन एज पर डेफिनेशन अगर हम चलें तो दोनों अभी मान लीजिए एक 91 है, एक 90 अप 90 डाउन, ऐसे मेंशन कर लेते हैं। तो इसमें से कौन सा वाला एंगल बाउंड्री एंगल होगा? तो मैंने जैसा बताया था कि आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन, ये किस साइड डिफ्लेक्ट होगा। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अगर मैं 2 मार्कर ले लेता हूँ तो इसे समझना आसान होगा। जैसे देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये हमारा टिप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है। अगर टिप आपसे दूर जा रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो अगर ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, हमें करना क्या होता है, हमें वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ हमें अपने फिंगर्स को रोटेट करना होता है, ऐसे कर्ल करना होता है हैंड को। तो इस तरह से ये फील्ड, मतलब फील्ड फोर्स है, जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा जो फोर्स होगा ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है अचानक क्यों इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा और इस तरह से सर्कुलर पाथ बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट इस तरफ हो रहा है, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ये हमारा बाउंड्री एंगल हो गया। तो बाउंड्री एंगल हमें पता लग गया बच्चों, बाउंड्री एंगल हमारा है 90 डिग्री। तो सीधी बात है कि जो एंगल मेड बाय आर्क होगा ट्वाइस ऑफ 90, दैट इज 180। और हमें पता 360 में कंप्लीट सर्कल होता है, तो 180 में क्या होगा, हाफ द सर्कल। इसका मतलब ये है कि ये चार्ज पार्टिकल एक सेमी सर्कल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड जोन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जोन है, ठीक है ना, इस बाउंड्री के इस तरफ। तो ये एक सेमी सर्कल बनाएगा, ठीक है, ये सेमी सर्कल बनाएगा। वैसे भी ये लाइन क्या है, नॉर्मल फोर्स लाइन जो होता है वो नॉर्मल होता है, यानी कि सेंटर यहीं पे इसी लाइन पे कहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री, जब आर्क 180 डिग्री एंगल बनाता है इसका मतलब वो सेमी सर्कल है, ठीक है ना। वैसे भी आप निकाल सकते हो एंगल मेड बाय आर्क डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 1 सर्कल, है ना, इंटू सर्कल। तो 180 टू हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है, मतलब हाफ 50% ऑफ द सर्कल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बनेगा। और इस तरह से जो एंगल बनता है डेविएशन भी वही होता है। तो ऐसे जा रहा है पार्टिकल,
तो अगर इनिशियली यूँ जा रहा है और उसका 180 डिग्री एंगल डेविएशन, इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से निकलेगा, ये जा रहा है और वो इस तरफ से आएगा, तो बिल्कुल ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा ये जो बाहर निकलेगा चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटी पैरेलल डायरेक्शन में निकल कर बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पाथ हमने ट्रेस कर लिया अगर बाउंड्री एंगल 90 था तो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बाउंड्री एंगल को बढ़ाएं, अभी हमने क्या लिया था, पहले एक्यूट एंगल लिया था जब मैं आपको सारे वो एक्सप्लेन कर रहा था सारे टर्म, तो अब अभी हमने 90 लिया है। अब इसमें क्या करते हैं, 90 से ज़्यादा लेकर देखते हैं, ठीक है, 90 से ज़्यादा लेकर देखते हैं क्या होता है। तो इसमें वैसे आप लोग सारा फॉर्मूले में रख के टाइम भी निकाल सकते हो, है ना, कि कितने देर तक है, डेप्थ भी निकालोगे, है ना। चलो मैं डेप्थ निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो डेप्थ का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डेप्थ था r इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो r 1 माइनस थीटा क्या, थीटा बाउंड्री एंगल, तो यहाँ पे कॉस ऑफ 90 डिग्री आ गया। तो r कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ क्या 1, इसका मतलब इसकी डेप्थ कितनी होगी r। तो अगर आप सारे ये जो फैक्टर हैं, जो सारे मेरे कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताए हैं, अगर आप वो सारे कैलकुलेट कर लो तो ऑटोमेटिकली आप जो आर्क साइज है वो बहुत क्लियरली आप ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो डेप्थ से पता लग गया कि ये r डिस्टेंस अंदर जाएगा और वो फिर बाहर आएगा, इसका मतलब है कि ये बाउंड्री और इसके बीच का ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये r हो गया और ये बाहर निकला है। इससे से आप टाइम स्पेंड भी निकाल सकते हो। टाइम स्पेंड क्या होगा, अगेन ट्वाइस ऑफ द बाउंड्री एंगल दैट इज 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, है ना, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड आपको निकालना आता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन क्यू बी इंटू 2 पाई, ये होता है टाइम पीरियड का। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, टाइम स्पेंड आ जाएगा हमारा। तो टाइम स्पेंड t बाई टू 2 कैंसिल हो गया, पाई m क्यू बी। देखा जो, तो टाइम स्पेंड निकालना बहुत आसान है। यहाँ देखिए, ये एंगल मेड बाय द आर्क इंटू m डिवाइड बाई क्यू बी, ये हमारा टाइम स्पेंड निकल आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम स्पेंड का फॉर्मूला। मतलब आपको सिर्फ बाउंड्री एंगल चाहिए, अगर आपको बाउंड्री एंगल मिल गया तो आप आसानी से पाथ ट्रेस कर पाओगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर एंगल हम लोग मोर देन 90 डिग्री लेंगे, यानी ऑब्ट्यूस एंगल के लिए करके देखते हैं, ठीक है। इसी में मैं क्या करता हूँ, ऑब्ट्यूस करता हूँ। और इस बार थोड़ा ऐसे सोचेंगे, पहले एलिमेंट निकालेंगे इनके फैक्ट, मतलब डेप्थ विड्थ ये सब निकालने के बाद एनालाइज करेंगे कि क्या होना चाहिए, किस तरह का पाथ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ और यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। तो डेविएशन वैसे ही होगा, मतलब अभी भी जब चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर इसके अंदर एंटर करेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, ये हमारा एंट्री पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और इस पे यूं ऐसे इस डायरेक्शन से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को थ्रो करूँगा, ठीक है। थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। ये तो क्या होगा कि ये चार्ज पार्टिकल जैसे एंटर करेगा और डिफ्लेक्शन उस तरफ होगा, क्योंकि इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है और इसको टेंजेंट रखना है, तो ये टेंजेंट रहेगा। इसको टेंजेंट एज्यूम करते हुए ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। और ये एंगल ले ही लेते, हमें पता है कि इस तरफ डिफ्लेक्ट होने वाला है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, बाउंड्री एंगल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाउंड्री एंगल है और ये मैंने 150 डिग्री एंगल ले लिया सपोज, ठीक है। तो 150 डिग्री हमारा क्या हो गया, बाउंड्री एंगल हो गया। अब अभी सर्कल ड्रॉ नहीं करते, अब देख लेते हैं कि कितना % सर्कल इसके अंदर बन पाएगा मैग्नेटिक फील्ड जोन के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता ही है कैसे निकालना होता है कि अगर बाउंड्री एंगल 150 है तो जो परसेंटेज या फ्रैक्शन सर्कल है वो क्या होता है, डबल ऑफ द बाउंड्री एंगल डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू सर्कल, है ना।
ये हो गया हमारा फ्रैक्शन सर्कल, ठीक है। तो फ्रैक्शन सर्कल ये हो गया 0 0। अगर मैं 5/6 टाइम्स सर्कल, तो 5/6 टाइम्स सर्कल का मतलब क्या हो गया? मतलब ये मोर देन 50% है, ऑब्वियस है ना। तो 6 8 जा 48, मतलब मतलब मोर देन 80% हमारा सर्कल फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मोर देन 80%, मान लीजिए ये सर्कल है तो उसका मोर देन 50%, ये हमारा एग्जैक्टली 50%, ठीक है, ये 50% है। अब ये कह रहे हैं कि मोर देन 50%, ऑलमोस्ट 80% अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब बाउंड्री को यहाँ होना होगा, है ना। तो ये होगा बाउंड्री, तभी ये मोर देन 80% अंदर गया। तो इस तरह का पोर्शन होगा। इसका मतलब अंदर की तरफ जो हम बनाएंगे बाउंड्री के राइट साइड में, वो थोड़ा सर्कल 50% से ज़्यादा और मतलब वही अराउंड 80% होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, एक चीज़। दूसरा ये हमें ये भी इससे भी पता लग जाता है कि अगर हम डेप्थ निकालें, डेप्थ कैलकुलेट करें, तो डेप्थ का फॉर्मूला कहते हैं r टाइम 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाउंड्री। तो r1 माइनस थीटा बाउंड्री इज 150 डिग्री। तो कॉस 150 डिग्री क्या होगा बच्चों? नेगेटिव, है ना। 1 कॉस 150 डिग्री का मतलब हो गया √3/2 माइनस √3/2, तो ये प्लस √3/2 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा r प्लस समथिंग हो गया ना, देखा जाए तो r मतलब रेडियस तो होना चाहिए 50% तो होना चाहिए, प्लस ये है। इसका मतलब ये होगा कि अगर सिर्फ 1 होता तो सेंटर यहाँ होता, है ना। तो सेंटर से डिस्टेंस ये मान लीजिए r है, लेकिन ये कह रहा है कि उससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब सर्कल थोड़ा अंदर की तरफ है, तो सेंटर भी क्या हो गया? अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो सर्कल, जो आर्क बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे, ठीक है, और ये बाहर ऐसे निकल आएगा। तो जिस बाउंड्री एंगल से ये एंटर किया है उसी एंगल से ये बाहर भी आता है, प्रोवाइडेड कि ये क्या हो, बाउंड्री एंगल आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है, ठीक है। अगर आप इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये यहाँ भी आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका जो एंगल मेड बाय आर्क है वो 300 होगा। आपका ये एंगल मेड बाय आर्क ये है, ठीक है ना, इस तरफ। तो इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री एंगल होगा, और बहुत क्लियर है। देखिए ये 150 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा? 60 होगा, और ये भी 60 होगा। तो ये अभी R इक्वल है, तो सामने का एंगल 60 सेम हो गया। तो ये ट्रायंगल बन रहा है तो 180 होना चाहिए, तो ये भी 60 हो गया। तो अगर ये 60 है तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? 300 डिग्री है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया? पाथ ट्रेस करना हमने सीख लिया कि कैसे हम पाथ ट्रेस करेंगे चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये पार्ट यहाँ पे पाथ ट्रेसिंग, जब हमारे जो विड्थ है, सफिशिएंट विड्थ का केस लिया अभी तक हमने, है ना। सब में क्या था कि जितना चाहिए इसको विड्थ टर्न करने के लिए वो सारा विड्थ था सफिशिएंट। इधर इन्फाइनाइटली एक्सटेंडेड है, मतलब दूसरी बाउंड्री हमें नहीं पता। एक बाउंड्री तो पता है बट दूसरी बाउंड्री नहीं पता। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई टेंशन नहीं थी कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है जब टर्न करेगा तो उसको जितनी डेप्थ चाहिए उतनी डेप्थ है कि नहीं। इसमें हमने सारे केसेस में डेप्थ रिक्वायर्ड से ज़्यादा लिया है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे फील्ड जोन में रखा हो जिसकी डेप्थ इनसफिशिएंट हो, मतलब उसकी कंडीशन ये है, हम लोग वो सारे कंडीशन में बात करेंगे जब रेडियस और जो डेप्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर रिलेशन ये होगा कि रेडियस इज ग्रेटर देन डेप्थ। अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डेप्थ है वो रेडियस से कम हो, अगर उससे छोटी हो, तो क्या होगा उस केस में? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? तो एक एग्जांपल
लेते हैं, एक सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक प्लेन है, बाउंड्री, मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्री, ये नॉन मैग्नेटिक जोन है, ये मैग्नेटिक जोन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जोन लिख देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा मान लीजिए जोन यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जोन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में है, ये इसकी डेप्थ है d, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट दी मैग्नेटिक जोन यूनिफॉर्म, एक्सटर्नल एंड क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है। क्रॉस फील्ड लिया है, मतलब गोइंग इनटू द प्लेन, ये लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे 90 डिग्री पे, बाउंड्री एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता है इसका डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी का है, तो हमें अपने चारों फिंगर्स को वेलोसिटी की तरफ रखनी है, ठीक है, और इसको कर्ल करना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, है ना, ऐसे। लेकिन सिंस डेप्थ इज लेस देन r, तो ये पूरा हाफ सर्कल नहीं कर पाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए ख़त्म हो जाएगा, ये अगले जोन में निकल जाएगा। तो ये इस तरह से बाहर आ जाएगा नॉन मैग्नेटिक फील्ड जोन में। तो नॉन मैग्नेटिक फील्ड से वापस नॉन मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा। तो इस तरह से ये डेविएट होगा। तो इसका डेविएशन एंगल क्या होगा बच्चों, अगर मैं देखूं, ये इसका इनिशियल पाथ था और ये इसका फाइनल डायरेक्शन ऑफ पाथ है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, एक ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो इनिशियल पाथ ये था, अब ये फाइनली ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अब बच्चों, ये डेविएशन एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें ये डेप्थ दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमें इसे रिलेट करना पड़ेगा। इसके अंदर अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ कि ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो एक तो नॉर्मल हमने ऐसे ड्रॉ किया, तो हमारा ये नॉर्मल लाइन हो गया, इसका मतलब सेंटर इसी लाइन पे कहीं ना कहीं है। और दूसरा होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा सपोज करो सेंटर ओ हो गया, ठीक है। अब ये इधर मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया है। तो अब क्या करेंगे बच्चों कि ये डेविएशन को, एंगल ऑफ डेविएशन को रिलेट करना है। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं आगे तक, ठीक है। तो ये क्या है, विड्थ है, सॉरी डेप्थ है, तो डी, इसे डी लिख देते हैं। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल हमारा कितना रह गया, 90 माइनस एंगल ऑफ डेविएशन, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल। अब देखिए टोटल सम 180 आना चाहिए, आ रहा है। तो ये डेविएशन एंगल यहाँ गया। तो जस्ट लाइक प्रीवियस केस, जब सफिशिएंट डेप्थ था, तो वहाँ भी क्या आता था, आर्क हमेशा सेंटर पे उतना ही एंगल बनाता था जितना डेविएशन होता था। तो यहाँ भी वही हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेट करना है डेविएशन को। देखो ये हमारा O2 पेरिफेरी यहाँ तक, जो आर्क तक ये हमने जो लाइन डाली है, ये क्या है, बेसिकली ये तो रेडियस है, तो ये R हो गया। ये D ये भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है इनडायरेक्टली, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी गिवन होगी और उसका मास गिवन होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B गिवन होगी, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स गिवन होंगे, तो हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। अब क्या करेंगे कि इस एंगल ऑफ डेविएशन को D और R से रिलेट करना है। तो ये काफ़ी सिंपल लग रहा है।
क्योंकि ये डेविएशन है उसके सामने वाला साइड डी लेंथ का है और ये हाइपोटेन्यूज रेडियस के इक्वल है, आर के इक्वल है। तो यहाँ पे साइन के साथ बड़े आसानी से ये रिलेट हो रहा है ना, साइन ऑफ डेविएशन इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज डी, ठीक है ना, दैट इज डी डिवाइड बाय आर। तो यहाँ से डेविएशन एंगल इज साइन इनवर्स डी बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने का। बट बच्चों इसमें ध्यान रखना कि डेविएशन एंगल कभी भी 1 को क्रॉस ना करें, क्योंकि इस सिचुएशन में आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक कंडीशन क्या लेके आर जो है ना ग्रेटर देन डी है, यानी कि डी लेस देन आर होना चाहिए। आप इसको ऐसे देख लो कि डी लेस देन आर होना चाहिए, तभी ये डेविएशन एंगल दूसरे पार्ट में मतलब राइट पार्ट में ये निकल के बाहर जाएगा चार्ज पार्टिकल। अदरवाइज अगर डी इक्वल से थोड़ा ज़्यादा भी हुआ, मतलब डी ग्रेटर साइड पे चला गया, तो क्या होगा कि ये पूरा सर्कल लेगा और ये इस तरफ निकल के आएगा बाहर। तो अभी जो हम लोग डिराइव करें, ये सोच के डिराइव करें कि डी हमेशा, क्योंकि ये प्राइम कंडीशन हमें ये याद रखना है कि ये तभी तक वैलिड है। देखिए कई बार क्रिटिकल केस में आप इक्वल भी ले सकते हो, है ना, उसमें क्वेश्चन में मेंशन होगा स्लाइटली लेस, स्लाइटली मोर। स्लाइटली लेस तो आप इक्वल साइन हटा देना, स्लाइटली मोर दो, ठीक है ना, तो फिर आप डी ग्रेटर देन आर कर देना। तो इसमें ये रहेगा कि आपका कभी भी डेविएशन एंगल इस फॉर्मूले के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से कभी भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और कभी 0 डिग्री से छोटा भी नहीं हो सकता। तो कम से कम 0 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री तक ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, उसके बाद नहीं। सपोज करो कि कहीं पे विड्थ की वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड विड्थ है वो 1.5 ऑफ रेडियस गिवन हो, तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे साइन इनवर्स डी बाई आर, डी की जगह 1.5 आर डिवाइड बाई आर, है ना, तो ये हमारा डेविएशन होगा। तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1.5, जो कि मीनिंगलेस है। ऐसा नहीं होता, साइन इनवर्स में 1 से ज़्यादा आप वैल्यू यहाँ नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि डेविएशन, ये जो डेविएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वैसे भी आप देखो ना प्रैक्टिकली आपका जो ये जो विड्थ है, सॉरी डेप्थ है, डेप्थ मोर देन रेडियस है। मतलब टर्न करने के लिए सिर्फ आर चाहिए होता है, वापस आने के लिए आर डेप्थ ही चाहिए होता है, और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है, तो वो तो आराम से टर्न लेगा ना और वापस चला जाएगा, इसी जोन में वापस आएगा। तो ऐसे 90 डिग्री बाउंड्री एंगल पे गया और ये वापस 90 डिग्री बाउंड्री एंगल पे चला जाएगा। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन का, जैसे ये ऐसे गया और वैसे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 180 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो कभी भी अचानक 90 डिग्री डेविएशन के बाद अचानक इसकी वैल्यू जंप करके क्या हो सकते हैं 180 डिग्री। तो कभी भी सवाल में ऐसे हो, क्वेश्चन में ऐसे हो कि डी की वैल्यू जैसे ही आर से बड़ी हो जाए तो डेविएशन ऐसे, इस वाले केस में जब हमने 90 डिग्री से फेंका है तो डेविएशन एंगल हमेशा उसका आंसर क्या आएगा 180 डिग्री ऑलवेज। बट याद रखना है कि सिचुएशन एग्जैक्टली यही होना चाहिए, 90 डिग्री बाउंड्री एंगल से फेंका है तो, ठीक है ना, तो वो 180 डिग्री से वापस जो डेविएशन होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि वही ट्वाइस ऑफ